अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंटिन्यू है और आज लास्ट लेक्चर है उस चैप्टर का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है फॉर ग्रुप्स एंड फॉर ब्लॉक्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो रूल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से वेरी करते हैं इन अ ग्रुप, और जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ जो ब्लॉक्स हैं उनकी चारों की प्रॉपर्टीज को भी आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, मैं जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं 8 वर्टिकल कॉलम्स में, और वो जो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो उस हर एक को कहते हैं ग्रुप। ठीक है ना। लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे हॉरिजॉन्टल जो कॉलम, उसमें ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स हैं और वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये बना ग्रुप 1, यानी कि ये वाली जो पूरी लाइन है ये ग्रुप 1 है, ये वाली लाइन ग्रुप 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2, फिर यहाँ पर आ गया ये सारे के सारे ग्रुप्स, यानी कि जितने वर्टिकल कॉलम्स हैं ना, ठीक है, ये वर्टिकल वाले कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले थे वो पीरियड थे, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है, जो कि आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल सामने। और ये जो ग्रुप होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है ना। ये जो ग्रुप है उसको डिवाइड करते हैं 2 सब ग्रुप्स में, या उसे फैमिलीज भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सब ग्रुप्स होता है, और वो है ए एंड बी। ठीक है ना। ए एंड बी सब ग्रुप्स बनते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं सब ग्रुप ए के, ये वो नॉर्मल वाले एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो दूसरे वाले हैं, जो सब ग्रुप बी वाले होते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है ये हम उतना डिस्कस नहीं करते। अच्छा, ग्रुप नंबर जो है वो जो हम डेजिग्नेट करते हैं वो रोमन नंबर में करते हैं, इसका ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ ग्रुप 4, तो रोमन में ग्रुप 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। और अगर मैं 4A की बात कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप 4A। तो ध्यान ये रखना है कि रोमन नंबर्स यूज किए जाते हैं ग्रुप्स के लिए, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं 4A, जैसे कि यहाँ पर आ गया। अब ये आ गया जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये हो जाएगा 8th है ना, ये कहलाता है 8 ग्रुप। तो 8 ग्रुप हो गया, तो उसको हमने रोमन के अंदर लिख देना, ये आ गया हमारा 8th वाला ग्रुप। ओके फाइन। नाउ जनरल फीचर्स क्या हैं ग्रुप्स के, उनको हमें समझना है, जैसे कि मैंने पीरियड्स के लिए समझाया था। सबसे पहली बात, जो ग्रुप नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, जो ग्रुप नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल करते हैं, तो हम शामिल करते ही इस वजह से हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम ग्रुप 1A में शामिल कर रहे हैं। अगर 2 हैं तो हम उसे 2 में शामिल कर रहे हैं, और अगर तो उसके अंदर जो है वो 7 आ रहे हैं, तो हम उसे ग्रुप 7 के अंदर शामिल कर रहे हैं। समझिए ना। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी ग्रुप के अंदर हम शामिल करते हैं जो ग्रुप का नंबर होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम की। लिथियम जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। लिथियम का पता है ना आपको, लिथियम की क्या वैल्यू है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 तो पहले वाले ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगे और 1 बचेगा। ठीक है। जो 1 बचेगा वो जाहिर सी बात है दूसरे ऑर्बिट के अंदर आएगा। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इस वजह से उसका ताल्लुक ग्रुप 1A से होगा। इसी तरीके से क्लोरीन है। ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसी वजह से उसे ग्रुप 7A के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसी वजह से उसको जो है वो ग्रुप 4A के अंदर रखा गया है। तो जैसे मैंने मिसालें दी आपको, बिल्कुल ऐसी ये 3 मिसालें और हैं, तो जितनी मिसाल देखोगे हमेशा ऐसे ही मिलेगा। दूसरा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है किसी भी ग्रुप के अंदर। अगर आप चलेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 से ना, ग्रुप 1 की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के बाद फिर लिथियम आ रहा है, लिथियम के बाद फिर क्या आ रहा है, फिर सोडियम आ रहा है। ठीक है। उसके बाद पोटेशियम आ रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप चलता है ना। ये मैं आपको ग्रुप 1A की बात बता रहा हूँ। 1A में ऐसे करके चलता है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे, वैसे वैसे आप याद रखिए एटॉमिक साइज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड होते रहते हैं, तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन अ ग्रुप।
आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। देखो क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। आसान होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। समझ गए बात? जितने करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतना ज्यादा वो अट्रैक्टेड होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। निकालना मुश्किल होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है। और क्योंकि मैंने बताया एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, कम अट्रैक्शन है, तो उनको निकालना आसान है। आसान निकालने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा। नंबर 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती रहेगी। फिर वही बात आ गई, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। मेटेलिक कैरेक्टर हाँ इंक्रीज होता है किसी भी ग्रुप के अंदर। जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जैसे कि अगर आप बात करेंगे वन की मिसाल ले लो क्योंकि सबसे कॉमन है, तो हाइड्रोजन का मेटेलिक कैरेक्टर नहीं था, लेकिन लिथियम में इंक्रीज हुआ, सोडियम में इंक्रीज हुआ, और होते होते पोटेशियम के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है ग्रुप्स में बढ़ता रहता है जितना हम ग्रुप में डाउन जाते रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो बात समझानी थी मुझे वो ब्लॉक्स के बारे में समझाना है, और ब्लॉक्स ही बेसिकली आज का हमारा मेन टॉपिक था कि जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी क्या क्या खुसूसियात हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पीरियोडिक टेबल को हम 4 डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो इसी तरीके से निकलता है। 1 एस ब्लॉक, सेकंड जो है वो पी ब्लॉक कहलाता है, तीसरा डी ब्लॉक कहलाता है, और चौथा कहलाता है एफ ब्लॉक। ठीक है ना? 4 ब्लॉक्स होते हैं जो पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एस ब्लॉक बताता हूं कि एस ब्लॉक कहां पाया जाता है किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो यहाँ नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, जिसको इधर रेक्टेंगल करा हुआ है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और एक इसको और शामिल कर देते हैं हम, हीलियम को। ठीक है ना? ये इसी में एक्सेप्शन है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक कहलाता है। यानी कि एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1A और 2A वाले, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो शामिल होते हैं एस ब्लॉक के अंदर, प्लस हीलियम। अच्छा, अब इनकी क्या खुसूसियात हैं? तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं उनका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा NS ऑर्बिटल में होगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है? जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा एंटर होता है NS ब्लॉक में, क्योंकि उसका एजिमुथल नंबर इसी तरीके का आएगा, और वो तमाम के तमाम जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। नंबर 2, एलिमेंट्स जो हैं जो ग्रुप 1A के और 2A के हैं उन्हीं का ताल्लुक सिर्फ एस ब्लॉक से होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है ना? 1A और 2A वाले, और फिर साथ साथ हीलियम को भी शामिल किया जाता है एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है? नंबर 3, जो उनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता है, वो 1s1 से लेके 1s2 तक होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की 1s1 होगी, इसी तरीके से जो है बाकियों को आप देख सकते हो कि क्या क्या आती रहेगी। हीलियम की आ जाएगी, हीलियम की 1s2 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से NS1 से लेके NS2 तक देखते हैं। नंबर 4, ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ना एस ब्लॉक के, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। 2 मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, और इसी वजह से जो एलिमेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं ना एस ब्लॉक के, आप इनकी रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखेंगे क्योंकि अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं इन नेचर। और 5वीं बात, एस ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो जब आप लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट्स को स्टडी किया था तो आप लोगों ने जो एग्जाम्पल्स देखी होंगी उनमें यही एलिमेंट शामिल थे। फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये जो है वो कौन सा, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं सारे के सारे। वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर या 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो होती है, तो तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक बनते हैं। नंबर 7, दे और ऑल मेटल्स एंड सॉलिड्स, ये तमाम के तमाम मेटल्स और सॉलिड हैं और इनकी डेंसिटी लो है। ठीक है ना? एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, बाकियों की बात कर रहे हैं। ये मेटल्स हैं, सॉलिड भी हैं, और होते तमाम के तमाम जो है वो लो डेंसिटी मेटल्स हैं। तो एस ब्लॉक की तमाम प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, और मेन प्रॉपर्टीज इनका रिड्यूसिंग एजेंट होना, इनका आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करना, लो डेंसिटी रखना, ये सब शामिल है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको एलिमेंट्स का थोड़ा सा अंदाजा होगा तो आप उसके जो है वो पहले और आखिर के जरिए देख सकते हो कि उनकी वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां से कहां तक की होती है।
एग्जाम्पल्स के अंदर और देखो, लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है, वो बनती है 1s1 और 2s1, ठीक है ना। तो आप इससे पहचान जाओगे कि ये जो है इसका ताल्लुक किससे है, ये इसका ताल्लुक है s ब्लॉक से। इसी तरीके से सोडियम की एग्जांपल ले लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11 हो गया, तो क्या बनेगा 1s2 बनेगा, देन 2s2 4 हो गए, फिर 2p6 कितने हो गए, ये हो गए 10, और फिर 3s1 आ जाएगा। तो देख लो अभी भी कहाँ शामिल हो रहा है, NS1 में शामिल हो रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि उसका ताल्लुक कौन से ब्लॉक से है, ठीक है। बेरिलियम को देख लो, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, यहाँ पर आ गया बेरिलियम नंबर 4 है, तो उसका भी क्या बनेगा, वो बनेगा 1s2 और 2s2, ठीक है ना। 2 आ गए 1s2 और 2 इधर आ गए, 4 हो गए टोटल कंप्लीट। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी किस्म की होती है। ओके, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर आते हैं। एस पी डी एफ 3 ब्लॉक्स हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, देखो ये नजर आ रहा है पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ये वाला एस था, याद है, ये वाला एस था, और ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक नजर आ रहा है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन्हीं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नंबर 1, जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना, और फिर यही पी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली क्या होता रहता है, फिल होता रहता है, तो उनको शामिल करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अब एक रिलेशन समझ में आया, एस ब्लॉक कहां से कहां तक था, 1s1 1s2, तमाम की तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड हो रही थी वहां पे, तो उसको हमने एस ब्लॉक के अंदर रखा, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल में शामिल होता है और प्रोग्रेसिवली वो फिल्ड होते हैं, इसी वजह से वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या जबरदस्त तरीके के साथ जो है वो अरेंजमेंट की गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि आप लोग अगर उसको जितना समझोगे उतना आप उसकी अहमियत का अंदाजा लगाओगे। नंबर 2, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ, NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक जाती है, ठीक है ना। तो ये तो बात मैंने बताई दी है आपको। और इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पी ब्लॉक कंसिस्ट करता है कहां से कहां तक, ग्रुप 3A से, ये आ गया ग्रुप 3A, और वो कहां तक जा रहा है, वो 8A तक जा रहा है, और 8A का दूसरा नाम आपको पता है जीरो ग्रुप होता है, तो ये जा रहा है 3A से लेके जीरो ग्रुप तक पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं। और ये इंक्लूड करते हैं, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और मेटलॉइड्स भी, यानी कि काफी मिक्सचर होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट का। जबकि अगर उधर देखा जाता तो उधर सॉलिड थे, मेटल्स थे, एस ब्लॉक के अंदर और पी ब्लॉक के अंदर जो है ना काफी ज्यादा मिक्सचर होता है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। ओके, तो अब आ जाओ डी ब्लॉक की तरफ, ठीक है। एस ब्लॉक मुकम्मल हो गया, ये मैंने आपको एस ब्लॉक समझा दिया, ये आ गया पी ब्लॉक जो मैंने समझाया, और फिर अब बारी आ गई है डी ब्लॉक की। ये आ रहे हैं तमाम के तमाम डी ब्लॉक, दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो शामिल हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। एलिमेंट जो है जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, बताओ, डी ब्लॉक का एलिमेंट है N-1 डी ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि डी ऑर्बिटल तो है ना कम से कम डी ब्लॉक के अंदर अगर शामिल कर रहे हैं, इसी वजह से वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और वैसे डी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, और उनका इलेक्ट्रॉन आखिरी कहाँ एंटर करता है, N-1 डी ऑर्बिटल में, दैट्स व्हाई दे आर इन डी ब्लॉक। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 N-1 और D1 to 10, ये है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की, जो कि आप कोई भी एग्जांपल लेके शुरू हो जाओ तो आप देखोगे कि ऐसी ही वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। नंबर 3, और ये जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं ना, ये मेटल्स हैं, देख लो सारे के सारे, चाहे वो रुबीडियम है, चाहे वो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये हैं मेटल्स। और these are 4 सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कितनी सीरीज नजर आ रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, ठीक है, ये हैं 4 सीरीज, और जो चौथी वाली सीरीज है वो अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है। तो 4 ही सीरीज है इन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और फोर्थ वन जो है वो इनकम्प्लीट है, इस पॉइंट को याद रखना है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एक ही ब्लॉक बचा है, और आपको पता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला ये आ गया, ये एफ ब्लॉक आ गया यहाँ पे, ये जो पूरा ब्लॉक नजर आ रहा है ब्लैक से, ये एफ ब्लॉक है। बाकी एस ब्लॉक भी आइडेंटिफाई कर चुके हो आप, पी ब्लॉक भी आइडेंटिफाई कर चुके हो, और डी ब्लॉक भी आइडेंटिफाई कर चुके हो, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ, ये नजर आ रहे हैं आपको सामने से, ये जो एलिमेंट्स हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अब कहाँ एंटर होगा, N-2 एफ ऑर्बिटल में एंटर होगा, इसकी वजह से वो एफ ब्लॉक के अंदर है, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये तो जानते ही हो आप। इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 N-1 D1 और फिर N-2 और F1 से 14
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दो सीरीज होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं और एक्टिनाइड्स होते हैं, दोनों होते हैं, दो ही सीरीज हैं यहाँ पर। वन बाय वन दोनों को देखना है, लेंथेनाइड्स को भी देखना है और एक्टिनाइड्स को भी देखना है। एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, थोरियम से, ठीक है, और लॉरेंसियम की तरफ जो जा रहे हैं ये तमाम के तमाम है एक्टिनाइड्स। दिखाऊं, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं थोरियम से, और थोरियम से कहां जा रहे हैं, थोरियम आ गया, और थोरियम से ये जा रहे हैं लॉरेंसियम तक। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं एक्टिनाइड्स, जिन्हें आप पहचान सकते हो 90 से लेकर 103 तक। ये जो सीरीज है इसके अंदर 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये 7वें पीरियड से ताल्लुक रखते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका 7वां पीरियड है और 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और तमाम के तमाम जो एक्टिनाइड्स हैं, तमाम के तमाम जो एक्टिनाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये बात भी सही हो गई कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं होते। और इनमें से बहुत सारों की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, रेडियो एक्टिव है, आपको पता है ना, जितना ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा उतनी ही हाफ लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। दे आर फेयरली रिएक्टिव, ज्यादा नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव आपको पता है एस ब्लॉक वाले थे, ये फेयरली रिएक्टिव हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन इनको जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं वो कंटेन करते हैं M+3 आइंस को, ठीक है। और अमंग द हैवियर एलिमेंट्स M+2 स्टेट बिकम्स स्टेबल, तब वो स्टेबल हो जाती है। और इनको और क्या कहते हैं, इनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स अकर होते ही नहीं है नेचुरली, नेचुरली नहीं मिलते तो फिर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिजन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग नहीं है एक्टिनाइड्स, इसी वजह से आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, दे आर डिस्कवर्ड एज प्रोडक्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के पाए जाते हैं एज प्रोडक्ट्स। लेंथेनाइड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं सीरियम से और ल्यूटिटियम की तरफ जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में इनको क्या कहते हैं, इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं। तो सीई आप बुक निकाल के देख लो, फिलहाल स्लाइड पीछे चली गई है। तो ये जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनाइड्स की खास बात ये है 14 एलिमेंट्स हैं और ये छठे पीरियड में होते हैं, समझ गए ना, छठा पीरियड है ये ऊपर वाला। और ये सारे के सारे सिल्वरी होते हैं और फिर उतने ही रिएक्टिव होते हैं तकरीबन जैसे कि एक्टिनाइड्स है, उसमें इतना फर्क नहीं है। और उनके जो तमाम के तमाम कंपाउंड्स होते हैं M+3 आइंस में होते हैं, जो कि एक्टिनाइड्स में भी थे। और सम लेंथेनाइड्स जो है उनका M+4 कॉम्प्लेक्स फ्लोराइड्स भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गई उन एलिमेंट्स की जिनका ताल्लुक लेंथेनाइड से है। और इनको हम क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन आर्टिफिशियल वाले नहीं है, ये रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। सो दैट्स इट, आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रुप्स और जब ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है एलिमेंट्स को तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके पास्ट पेपर्स को जाके देखो, सॉल्व करो, और अगर कोई परेशानी नजर आती है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।